हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेके उपस्थित हूं। इस लेक्चर का शीर्षक है चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, भारतीय संवैधानिक विकास की कड़ी में यह भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसी के विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, एक फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भी चार्टर एक्ट 1833 के विषय में बात चलती है तो वह यह है कि 1833 के चार्टर एक्ट की मुख्य बातों और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उन पर, और साथ में इसका क्या महत्व है भारतीय संवैधानिक विकास की कड़ी में। तो अब हम इसी प्रश्न के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। इस चार्टर एक्ट 1813 के पश्चात भी भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही थी और कंपनी पर उचित नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814 में, 1823 में और 1829 में भी कुछ सुधार किए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंपनी में इन सुधारों को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सका, किंतु ब्रिटिश संसद को अपने इन प्रयासों में वांछनीय सफलता की प्राप्ति न हो सकी। 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के नाम पर एक और अधिकार पत्र या चार्टर एक्ट जारी किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चार्टर एक्ट 1833 के नाम से। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आखिर चार्टर एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये चार्टर एक्ट को क्या क्या संज्ञाएं दी जाती हैं। सबसे पहली सेंट हेलेना एक्ट, और दूसरी संज्ञा दी जाती है इसे क्रिश्चियन मिशनरीज गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटिश इंडिया। यह दो संज्ञाएं दी जाती हैं हमारे चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी को। क्या क्या दी जाती हैं? सेंट हेलेना एक्ट और दूसरी क्रिश्चियन मिशनरीज गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की दोस्तों कि आखिर चार्टर एक्ट किस तिथि को ब्रिटिश संसद से पारित हुआ, स्वीकृत हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह तारीख है 23 अगस्त 1833। 23 अगस्त 1833 को ब्रिटिश संसद से यह एक्ट पास हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण चीज की कि 1833 के पहले जितने भी चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद या क्राउन द्वारा कंपनी को प्रोवाइड किए गए, उन सभी को विनियम की संज्ञा दी गई। और अब इसके बाद 1833 और इसके बाद के जितने भी एक्ट आएंगे, जो भी संवैधानिक सुधार होंगे, उन्हें नया नाम दिया गया अधिनियम। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में विधि निर्माण करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको हम अब जितने भी गवर्नर जनरल अधिनियम या जो भी विनियम बनाएगा भारत के संदर्भ में, उन्हें कहा जाएगा अधिनियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस समय जब यह चार्टर एक्ट 1833 हमारे देश में आ रहा था, इस समय तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन कौन थे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इनके बारे में। तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे श्री विलियम फोर्थ, विलियम चतुर्थ। इनके कार्यकाल के बारे में आप देख सकते हैं 1830 से 1837 का इनका संक्षिप्त कार्यकाल था ब्रिटिश क्राउन के रूप में। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इस समय श्री चार्ल्स ग्रे, और साथ में गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बने। इसका दोस्तों मतलब यह है कि इसके पहले जो भारत में गवर्नर जनरल रहता था, उसे पहले बोला जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल,
और अब इस एक्ट के द्वारा उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को एक नया पदनाम दिया गया था, भारतीय गवर्नर जनरल। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे चार्टर एक्ट 1833 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की ओर। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के महत्वपूर्ण प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान यह था कि इसके द्वारा भारत में कंपनी को 20 वर्ष की उत्तरजीविता प्रदान की, अर्थात कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम कि अब कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम बदल के किया गया कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल कर क्या हो गया, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार, चाहे वो भारत में चाय का व्यापार हो, चाहे वो चीन के साथ व्यापार हो, उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले हमारे लेक्चर में बात की थी चार्टर एक्ट 1813 के विषय में। उस चार्टर एक्ट 1813 में भारतीय चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया था, लेकिन इस नवीन एक्ट के माध्यम से कंपनी के इस चाय के व्यापार पर भारतीय जो था और चीन के साथ व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को केवल और केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को ही सौंपा गया। ध्यान रखिएगा, अब कंपनी विशुद्ध राजनीतिक या प्रशासनिक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदल गई। अब यह पूरी तरह से एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में भारत में कार्य करने लगी थी। तत्पश्चात दोस्तों, भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाने लगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही अब पूरे कंपनी अधिकृत भारतीय प्रदेश हैं, वहां का प्रशासन चलाया जाएगा। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा यूरोपियनों को, विशेष करके ब्रिटिश को, भारत में आने जाने की अनुमति दे दी गई, मतलब उनके अब आवागमन में किसी भी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। उन्हें किसी भी तरह से लाइसेंस की आवश्यकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वे भारत आ भी सकते हैं और भारत में यदि चाहें तो यहाँ पर भूमि भी खरीद सकते हैं अपने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कारखाने या फैक्ट्री लगाने के लिए। उन्हें यह अधिकार भी दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा आप देख ही रहे हैं, बढ़ती जा रही थी उस समय में। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा की बेहतर तरीके से रक्षा हो सके, इसका विस्तार हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं गवर्नर जनरल को और क्या विशेष राइट्स इसमें प्रोवाइड किए गए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल के लिए एक कुछ विशेष राइट्स प्रोवाइड किए, इनके बारे में बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, और अब उसे अपनी परिषद के साथ मिलकर संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण, विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर भी एक छोटा सा पेच था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसी विधियों को अस्वीकृत करके अपनी स्वयं की विधियों को लागू भी कर सकता था। यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया इस चार्टर एक्ट 1833 में। क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल अब कौन हो गया, जो रहता था पहले बंगाल का गवर्नर जनरल। तत्पश्चात उसको अपनी परिषद के साथ संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण करने का और उसे लागू करने का अधिकार दिया। लेकिन उसके द्वारा या उसकी परिषद के द्वारा स्वीकृत विधियों को
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि राजनीतिक मामलों की एक सर्वोच्च संस्था थी, जो कि ब्रिटेन में अवस्थित थी या ब्रिटेन में गठित की गई थी, वह इसके कानूनों को अस्वीकृत कर भी सकती थी और स्वयं भी किसी विधि का निर्माण कर सकती थी। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की ओर कि गवर्नर जनरल की परिषद को रेवेन्यू मैटर में अपूर्ण अधिकार मिल गया। ध्यान रखिएगा, जब यह पूर्ण अधिकार मिला, इसके अंतर्गत उसे भारत का एक वार्षिक बजट तैयार करने का भी राइट्स मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों प्रांतों के गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर थे, आप जानती हैं ब्रिटेन की जो प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तो अब जो प्रांत के गवर्नर थे वह अब गवर्नर जनरल की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य कर दिए गए। मतलब अब उन्हें गवर्नर जनरल की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों बंबई और मद्रास के गवर्नर्स और उनकी जो परिषदें, जिन्हें पहले जब कंपनी में जब सुधार किया जा रहा था तब उन्हें जो अधिकार दिया था अपने राज्य में विधि निर्माण करने का, अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए, वह विधि निर्माण की शक्ति बंबई और मद्रास के गवर्नर से और उनकी परिषदों से छीन ली गई। मतलब अब भारत में विधि निर्माण कैसा होगा? गवर्नर जनरल की सपरिषद या गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा होगा। ठीक है, तो प्रांतीय गवर्नर उनकी परिषदों को एक तरह से विधायी मामलों में निस्तेज कर दिया गया, अप्रभावी कर दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी काउंसिल के निर्णयों को परिवर्तित करने का अधिकार दे दिया गया। इसके पहले चार्टर एक्ट में भी यह प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी। यहाँ पर उन्हें अनकंडीशनल तरीके से यह अधिकार प्रोवाइड किया गया। तत्पश्चात दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रोवाइड किया कि वह भारतीय समाज में प्रचलित समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए सोशल लॉज, सामाजिक विधानों का निर्माण कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में इस तरह का सोशल लॉ कौन सा था? पहला सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 का, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो किए गए थे यह महत्वपूर्ण कार्य, इसी को भी मान्यता प्रोवाइड की ब्रिटिश संसद ने और उससे कहा कि वो और भी अन्य जो समाज में प्रचलित बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए सामाजिक विधानों का निर्माण कर सकेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, तो इस एक्ट का यह भी प्रभाव था हमारे लिए। तत्पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल काउंसिल में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। इस सदस्य को संज्ञा दी गई विधि सदस्य की, कानूनी सदस्य की। ध्यान रखिएगा, यह एक अस्थायी सदस्य हुआ करता था, अर्थात गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कार्यकारी परिषद, जिसकी सदस्य संख्या घटकर 3 हो गई थी, उसे इस चार्टर एक्ट 1833 में बढ़ाकर 4 कर दिया गया। अर्थात एक अन्य अस्थायी सदस्य जिसे विधि सदस्य कहा गया, उसकी भी नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम में भारतीयों के प्रति जाति, धर्म आदि के भेदभाव को जो समाप्त करने का महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया, प्रावधान दिया गया, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। भारतीय समाज वैसे भी एक हम बोल सकते हैं कि असमानता आधारित समाज सा हो गया था और इस समाज में जो भेदभाव, जो अलग अलग जाति के, धर्म के या रंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे या मूल वंश के आधार पे जो कुछ भी भेदभाव पनप रहे थे, उन्हें सिरे से यहाँ पर नकारे जाने का आश्वासन दिया गया। हाँ, ये अलग विषय है कि इस पर कितना यह चार्टर एक्ट और कंपनी प्रशासन खरा उतरा, इस पर विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी के अधीन कोई भी पद हो उसमें इस तरह के भेदभाव को दूर किया गया और इनमें से किसी भी अयोग्यता के आधार पर
किसी व्यक्ति को शासकीय नौकरियों, कंपनी की नौकरियों में मना नहीं किया जा सकता था। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में ब्रिटिश नागरिकों की बढ़ती आबादी को देखते हुए भारतीय कानूनों को उनके अनुरूप ढाला जाना जरूरी सा हो गया था। इसके लिए पहले चीज जरूरी क्या है कि भारत में जो प्रचलित कानून हैं उनकी एक संहिता तैयार कर लें, ताकि क्या हो जाए कि हम भारतीय कानूनों से परिचित हो जाएं और ब्रिटिश नागरिकों की जो बढ़ती आबादी है उनको देखते हुए दोनों में सामंजस्य कर सकें। इसीलिए दोस्तों एक विधि आयोग का गठन किया गया। आपको मालूम ही है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य जोड़े गए थे जो अस्थाई पद था, और इस पद पर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड मेकाले को। और इस लॉर्ड मेकाले को ही इस नवीन विधि आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में एक भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। अब इस विधि आयोग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, वो उनके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। सिविल सेवाओं में चयन हेतु एक खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने का प्रावधान किया गया। जैसे आज हम जिस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, ऐसे ही इस प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित किया जाने का प्रावधान किया गया था 1833 में। लेकिन वह तत्कालीन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असहमति के कारण संभव नहीं हो सका, लागू नहीं हो सकता, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ये अलग बात है। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों में सर्वाधिक विस्तृत और प्रभावी प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किए गए। महत्वपूर्ण प्रावधानों का इसमें जिक्र किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 का हमारे लिए क्या महत्व है, कंपनी प्रशासन में इसका क्या महत्व था। देखिए दोस्तों, सबसे पहला, भारत में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का श्री गणेश हो गया। कंपनी को क्या बना दिया गया था? पूर्णतः राजनीतिक या प्रशासनिक इकाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का श्री गणेश इसी चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। तत्पश्चात दोस्तों, यह एक्ट एक प्रकार से कंपनी के व्यापार से शासन में परिवर्तन का सूचक है। अर्थात कंपनी आई क्यों थी भारत में? व्यापारिक उद्देश्यों से। अब कंपनी का उद्देश्य क्या हो गया? प्योरली राजनीतिक या प्रशासनिक। तो इसीलिए इस एक्ट में व्यापार से शासन के लिए एक नई दिशा दिखाई गई कंपनी के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में ही विधि विधान निर्माण की नींव पड़ी। इसके पहले हमारे जितने भी कानून बनते थे वो ब्रिटिश संसद बनाती थी, ब्रिटिश सरकार बनाती थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में ही विधि निर्माण करने की एक नवीन परिपाटी का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रकार से भारत में विधि निर्माण की नींव पड़ गई। तत्पश्चात दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा संपूर्ण ब्रिटिश भारत में समान कानून बनाए गए और सभी भारतवासी इन कानूनों के अधीन ही आते थे। इस प्रकार पहली बार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक समता स्थापित करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखना, संपूर्ण ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं, ना कि ब्रिटेन, यूरोप वाले ब्रिटेन की नहीं, केवल किसकी बात कर रहे हैं? भारत स्थित कंपनी के साम्राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण का पहला संकेत, आंशिक संकेत इसी एक्ट के माध्यम से हमको मिलता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण इसका प्रावधान था कि भारत से कंपनी के व्यापारिक दृष्टिकोण को इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। मतलब कंपनी व्यापारिक दृष्टिकोण को पूर्णतः छोड़ दे, केवल अपने प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को ही ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करे। तत्पश्चात दोस्तों, गवर्नर जनरल द्वारा भारत में न्याय व व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? अभी हमने बात करी थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल के अस्थाई सदस्य अर्थात विधि सदस्य श्री लॉर्ड मेकाले के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट से पहले हम भारतीयों को, हमारे पूर्वजों को अंग्रेज घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो यह प्रावधान किया गया कि जाति, रंग और धर्म इत्यादि के आधार पर किसी भी भारतीय से भेदभाव नहीं किया जाएगा,
इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि भारतवासियों को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियां, शासकीय नहीं, कंपनी के प्रशासन के अधीन नौकरियां प्रदान की जाएंगी। ब्रिटिश सरकार के अधीन सभी नागरिकों को बराबरी पर लाने का यह पहला प्रयास समझा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यहाँ पर जितना भी सामाजिक भेदभाव, रंग के आधार भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, उन सब की समाप्ति का आश्वासन दिया गया और हमें और हमारे पूर्वजों को कंपनी प्रशासन में उनकी योग्यता अनुसार नौकरी प्रोवाइड करने का भी आश्वासन दिया गया। इस प्रकार से पूरे भारतीय समुदाय को एक स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। यह एक इसका और महत्व है आपके और हमारे लिए। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण कर दिया। आपने देखा ही है, गवर्नर जनरल की काउंसिल ही क्या करेगी? विधान बनाएगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या करेगी? भारत के लिए एक वार्षिक बजट पेश करेगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल ही अपने जो निर्णय हैं उनको लागू कराने का पूरा मादा रखेगी। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं भारत में पूरे ही प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया। वित्तीय अधिकार भी गवर्नर जनरल उस काउंसिल के पास, विधायी अधिकार भी गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल के पास, प्रशासनिक अधिकार भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के ही पास। और इससे क्या हुआ? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का हमारे यहाँ जन्म हुआ। केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम भी मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रांतीय गवर्नर और उनकी जो परिषदें थी उनके विधि निर्माण के अधिकार को छीन लिया गया था। दोस्तों, आपको हमारा यह चार्टर एक्ट 1833 का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद एक बार पुनः।